एक्सरसाइज 10.2 बस शांत है ना। इंट्रो पार्ट खत्म हो गया था और इंट्रो खत्म हो गया, जिसने इंट्रो देख लिया ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे इसके 3 पार्ट है ABC। कह रहे इनके मैग्नीट्यूड फाइंड करो। क्या फाइंड करो? मैग्नीट्यूड। मतलब यार ए वेक्टर है तो कह रहे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट और इनके जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं ना उनके स्क्वायर का सम। स्केलर कंपोनेंट्स का जो I और J और K के कोफिशिएंट होते हैं, जो उनके आगे लिखा होता है। 1 I के आगे 1 तो 1 का स्क्वायर, इसके आगे 1 तो 1 का स्क्वायर, इसके आगे 1 तो क्या हो गया? √3 और यूनिट जरूर लिख देना, ठीक है? कि 1 का स्क्वायर 1 ऐड किया। ऐसे ही B का अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 -7 का 49 और 3 का 9 तो कितना हो गया ये? 62। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया √62 तो पक्की बात है ये यूनिट वेक्टर नहीं है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है। पहला वाला भी हमारा यूनिट वेक्टर नहीं है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या? √3। ऐसे ही निकालो सी का। सी के लिए मैंने जगह नहीं छोड़ी, मैं चलो सी का यहाँ निकाल लेता हूँ। अंडर रूट 1/√3 का होल स्क्वायर तो कितना हुआ? 1/3 और 1/, इसको ऐड करो तो कितना आ जाएगा भाई साहब? 1 आ जाएगा। √1 बराबर 1, 1/3 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है जी? यूनिट वेक्टर है। और अगर ये यूनिट वेक्टर है तो 1/√3 और -1/√3 डायरेक्शन क्या चमका? ठीक है, यूनिट वेक्टर के जो होते हैं। चलिए ठीक है। कह रहे राइट 2 वेक्टर जिनके ऐसे 2 वेक्टर लिखो जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो, केवल और केवल मैग्नीट्यूड सेम हो, बस डायरेक्शन की कोई बात नहीं कर रहे। तो देखो, और वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए। तो ना कितना प्यारा सा I + 2j और एक बी वेक्टर ले लो 2I + j, खत्म। डिफरेंट भी है, इक्वल नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर √5, इसका भी √5। तो मतलब डायरेक्शन की बात नहीं हो रही थी, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो इसका निकालो मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर √5 आ गया। इसका भी देखो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √5 आ गया, ख़त्म। ये कहना है कि ऐसे 2 डिफरेंट वेक्टर लिखो जिनका डायरेक्शन सेम हो। अब यहाँ देखना, यहाँ बच्चों वाली बात है। ए वेक्टर जो भी दिमाग में आ रहा है अपनी तरफ से लिख दो। जैसे मान लो IJ 2J + 3 के, ये आ रहा है। अब कह रहे सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब पैरेलल हो, मतलब कोलिनियर हो, ठीक है ना। तो अब क्या करो, इस वेक्टर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो। सपोज मैंने 2 से कर दिया तो 2I कैप 4J कैप और 6K कैप हो गए। 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन है। पूछो क्यों? एक वेक्टर ये था, मैंने एक ऐसा वेक्टर बनाया कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा? लेंथ में बड़ा हो गया लेकिन डायरेक्शन तो सेम होगा। और हमें तो डायरेक्शन से ही मतलब है। कोई वेक्टर है उसमें 10 से 20 से 30 से किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा ना। बट यहाँ क्या कहते हैं कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए। क्लियर सर? 4th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अरे ये तो बकवास है यार। कह रहे हैं x और y की वैल्यू बताओ जबकि ये दोनों बराबर हैं। जब कोई 2 वेक्टर बराबर होते हैं तो उनके वेक्टर कंपोनेंट्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो 2i किसके बराबर? xi के। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू, हाँ ये ठीक है। कह रहे हैं एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट है 2,1, मतलब यहाँ से चला कोई वेक्टर, इनिशियल पॉइंट है 2,1 और टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट -5,7। तो अगर ये A है ये B है तो पक्की बात है वो A B वेक्टर होगा। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो ना कि सर A B लें या B A लें, इन्होंने साफ साफ बता दिया है A इनिशियल है B फाइनल है। तो कह रहे हैं जो A B वेक्टर बनेगा उसका स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स बताइए। अब ये 2D फिगर है कायदे में देखा जाए क्योंकि कोऑर्डिनेट यही है ना। तो A से लेके B तक, एंड में क्या रहा B, तो B वाले से माइनस करो, -5 से माइनस करो 2 तो कितना का? -7I कैप। 7 से बन गया तो ये बन गया AB वेक्टर, ठीक है। -5 से माइनस करी। अच्छा फिर क्या है स्केलर कंपोनेंट्स, इसके स्केलर कंपोनेंट्स को ही आका दूसरा नाम क्या है? डायरेक्शन रेशियो। इसका दूसरा नाम क्या है? डायरेक्शन रेशियो। और वो क्या हमारे पास? -7 और दूसरा क्या है? 6। वेक्टर कंपोनेंट्स
माइनस का 7i एंड 6j, ये पूरा जो हमारा होता है वेक्टर कंपोनेंट, तो पूरा ठीक है। चलो जी 6 देखो कह रहे हैं यार इन सबको सम कर दो, तीनों वेक्टर को ऐड कर दो, तो a प्लस बी प्लस सी। जब दो वेक्टर ऐड होते हैं या दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट होते हैं तो उनके वेक्टर कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में ऐड होते हैं करस्पॉन्डिंग, i वाला a के साथ। तो i माइनस का 2i प्लस का i तो 0i कैप, ऐसा और नो। 2j 4j 6 2 8 माइनस का 4j कैप, और 7 से 2 गया तो माइनस का k कैप। ऐड करना है यार, बस इसमें ऐड करना था। अच्छा एक वेक्टर दिया गया है, कह रहे इसका यूनिट वेक्टर बताओ। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो उसी वेक्टर में डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से। तो बस i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर। तो देखो बेटे i प्लस j ख़त्म। ये हमारे एक ऐसा वेक्टर मिला है √6 से डिवाइड करने पे, जो कि हमारा क्या है जी, देख लो जरा, बेसिक है, धीरे धीरे आप आएंगे, चिंता ना करो। 7 तो होगा 8। देखो कह रहे हैं फाइंड द यूनिट वेक्टर, एक P पॉइंट है, Q पॉइंट है, P इनिशियल पॉइंट है, Q फाइनल पॉइंट है। तो PQ से जो वेक्टर मिलेगा उसका आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो जब P एंड में क्या रहा है Q, तो 4 से बन गया 3i कैप, 5 से 2 गया 3j कैप, और 6 से 3 गया तो 3। अब इसका क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर, मतलब PQ वेक्टर का क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। तो जो वेक्टर लिखा है उसी को एज इट इज़ लिख दो और इसके मैग्नीट्यूड से कर दो डिवाइड। तो अगर मैं इसका आपसे पूछूं मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे निकाल देते हैं इसका। तो √3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर, तो क्या हो गया ये 27 को लिख सकते हैं 3√3, ये तो आता होगा लिखना। तो बस 3√3 से डिवाइड कर दो, थ्री से 3 सही हो गया। तो PQ वेक्टर जो निकल गया है हमारा वो i प्लस क्लियर है, कोई दिक्कत तो बताइए, क्लियर है सर। तो ये आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, बन आ जाएगा। चलो अच्छा, ये कह रहे हैं A और B दो वेक्टर हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर, एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताओ जिसका डायरेक्शन A प्लस B से जो नया वेक्टर बनेगा उसी के डायरेक्शन में हो। मतलब एक वेक्टर A है और एक B है, तो पक्की बात है तीसरा वेक्टर मिलेगा A प्लस B को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, i कैप, ये तो 0 हो गया, और प्लस का k कैप। तो ये एक नया वेक्टर मिला, तो सपोज मैंने इसको कह दिया C वेक्टर, ठीक है। इनको ऐड करके एक नया वेक्टर मिला, तो कह रहे इसका क्या बताओ, यूनिट वेक्टर। तो बस इसका निकाल दो यूनिट वेक्टर। तो जो ये वेक्टर है अब इसका डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से, 1 का स्क्वायर, तो बस ख़त्म, सिंपल है। कह रहे हैं फाइंड द वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जिसका यही डायरेक्शन हो लेकिन मैग्नीट्यूड क्या आ जाए 8 यूनिट। अब समझना, ये एक वेक्टर मान लो A वेक्टर है, एक हमको ऐसा नया वेक्टर बताना है जिसका इसी जो इसका डायरेक्शन है वो उस वाले का हो लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो 8। अब इसका पता नहीं क्या है मैग्नीट्यूड, हमको नहीं पता, पर जो हम निकालेंगे उसका 8 होना चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए सबसे पहले निकालो इसका यूनिट वेक्टर। क्या निकालो इसका, तो निकालो भैया 5i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2 के, डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड, 5 का स्क्वायर 25, ये 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया। अब ये एक ऐसा वेक्टर मिला है जिसका डायरेक्शन इसी वाले वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये उसी का ही क्या है यूनिट वेक्टर, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, हमको कितना चाहिए 8। तो हम क्या करेंगे जी, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज योर आंसर। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो अगर फील आ रहा है कि हाँ ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत। चलो जी, अब कह रहे हैं कि ये दो वेक्टर हैं, ये चेक करो कि आपस में प्रूफ करो, तो पक्की बात है कोलिनियर होंगे। अब इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा 3 तरीके से, पूछो क्यों। कोलिनियर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। पहला तरीका क्या है, अगर कोई दो वेक्टर हमारे कोलिनियर हैं
तो उनके डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं ना वो प्रोपोर्शनल होते हैं आपस में। क्या होता है आपस में? प्रोपोर्शनल। चलिए पहले वाले वेक्टर, मान लो ये ए वेक्टर है और ये मान लो बी वेक्टर है। ए वेक्टर के पहले निकालो डायरेक्शन रेशियो, तो आएगा 2 और -3 और 4। दूसरे वाले का निकालो, -4 और 6 और -8। जो आगे लेके होते हैं वो क्या होते हैं? अब इनके डायरेक्शन रेशियो क्या करो? डिवाइड करो। तो चलो भैया करस्पॉन्डिंग का डिवाइड करो, 2 का डिवाइड करो, -4 से आंसर आया -1/2। ठीक है, -3 और 6 का करो, आंसर क्या है? -1/2। 4 और -8 का करो, आंसर क्या है? माइनस का। तो ये आपस में क्या हो गया भैया? कोलिनियर हो गए। ठीक है, पहला तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका देखो इनका, ए वेक्टर है 2i कैप -3j कैप +4k कैप। क्या मैं बी वेक्टर से, देखो क्या मैं बी वेक्टर से -2 कॉमन ले सकता हूँ? अगर मैं लेता हूँ बी वेक्टर से तो देखना क्या आएगा, 2i कैप -3j कैप प्लस का, यस और नो? तो क्या हमको ये ए वेक्टर ही मिल गया? मतलब किसी वेक्टर से कुछ कॉमन लिया या कुछ मल्टीप्लाई किया और दूसरा ही वेक्टर मिल जाए तो वो दोनों वेक्टर आपस में क्या होते हैं? कोले। क्या ये वाली फॉर्म आ गई? ए वेक्टर बराबर प्लस माइनस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, इसका मीनिंग सुनो क्या हुआ? कोलिनियर का मीनिंग होता है जो आपस में क्या होते हैं? पैरेलल। तो ए वेक्टर का सपोज अगर डायरेक्शन ये है तो बी का उसके अपोजिट होगा, क्योंकि माइनस आ गया और उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उससे। हमको इस पर नहीं जाना, हमें केवल दिखाना है कोलिनियर का मतलब पैरेलल, सेम डायरेक्शन में। अब आपको उसे अपोजिट है तो पैरेलल। चलिए दूसरा तरीका हो गया। तीसरा क्या है? अगर कोई भी दो वेक्टर आपस में कोलिनियर होते हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल लो, इसके निकाल लो, आपस में इक्वल आएंगे। क्या निकाल दूँ? निकाल के दिखा दें? रहने दो। चलो इसमें सिखाएंगे डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हो, तो खुद ही कर लेना। ये कह रहे हैं इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन बताओ। कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं इसमें। वैसे तो इसका फॉर्मूला है। अब आपको बोले यार इसका तो भाई साहब मान लो ये वेक्टर, मान लो आर वेक्टर, सर ये फॉर्मूला है, मत याद करो, फार्मूले पे जाओ मत। अगर फार्मूले पे जा रहे हो तो हमारा इंट्रो पार्ट बताना बेकार, कंसेप्ट समझो। ये एक नॉर्मल वेक्टर है, इसे करो भाई साहब यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट। तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k का, इसका निकालो मैग्नीट्यूड। 3 का स्क्वायर 9, 2 2 4, 9 4 13 और 1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/√14 आई कैप प्लस 2/√14 जे कैप प्लस 3/√14। तो जो यूनिट वेक्टर के आगे लिखे होते हैं ये क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। तो L हो गया 1/√14 और M हो गया 2/√14 LMN और ये हो गया 3/√। क्लियर है? ठीक है, ऐसे इसके निकाल लेना, इसके निकाल लोगे, इसके निकाल लोगे, दोनों बराबर आएंगे अगर वो कोलिनियर है। ठीक है जी। अच्छा, मतलब यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो। अदरवाइज अगर आप इतना नहीं चाहते हो तो इनके निकालो आप सीधे सीधे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके डायरेक्शन रेशियो से डिवाइड कर दो, बस आ जाएगा वो। चलो अब ये कह रहे हैं ए से बी वेक्टर बनाओ और इसके डायरेक्शन कोसाइन बनाओ। तो चलो ए से बी वेक्टर बनाओ। देखो हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा फास्ट मतलब पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये इंट्रो पार्ट बता दिया गया ना, इसे समझ से चलना। ए भी देखो -1 से माइनस किया तो -2i कैप, ये किया तो -4ij कैप, ऐसे किया तो +4k कैप। अब क्या है इसके डायरेक्शन रेशियो निकालो, सॉरी कोसाइन। तो इसके दूसरे तरीके से बता देते हैं। इसका डायरेक्शन पहले इसका निकालो मैग्नीट्यूड, √2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो 6 आ गया। ये मैग्नीट्यूड 6 आ गया, 16 सही है। तो चलिए अब निकालते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइन L निकालते हैं। सबसे पहले आगे क्या लिखा? -2/6, तो -1/3। M निकालो -4/6, तो -2/3। N निकालो 4/6, तो 2/3। ठीक है, ऐसे कर लो। दोनों तरीके बता दिए, या तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लो उसको या फिर ऐसे कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आपको 2 नंबर है, मिल चुका है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक वेक्टर है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप।
प्रूव करना है कि इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड। मतलब कहने का मीनिंग है ये एक ऐसा वेक्टर है, प्रूव करो कि ये एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस का इक्वल एंगल बना रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है, ऐसा आपको प्रूव करना है। मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको थोड़ा ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूँ, ये हमारे पास एक वेक्टर है जिसका नाम है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इसने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है और जो वाई एक्सिस के साथ बनाया और जो जेड एक्सिस के साथ बनाया, ये तीनों बराबर हैं। तो ये आपको प्रूफ करना है, कहने का मतलब आपको एल एम एन फाइंड करना है, एल एम एन फाइंड करना है, मतलब डायरेक्शन कोसाइन। एंगल की बात आएगी तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे। तो एल कैसे फाइंड करते हैं, मैं सीधे डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ। एल जो था वो आई के आगे क्या लिखा होगा 1 और डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से। तो आई के आगे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या 1/√3। क्लियर भैया। ऐसे ही निकालो बीटा एल एम एम, मतलब ये हमारे पास क्या है कॉस अल्फा, ये कॉस बीटा, ठीक है सर। तो ये क्या कहता है, जो जे के आगे स्केलर कंपोनेंट हमारा क्या 1 और वही 1/√3। ऐसी एल एम एन क्या हो गया 1/। अब आपको समझाने के लिए एल की वैल्यू क्या मैं कॉस अल्फा लिख सकता हूँ, क्या इसको मैं कॉस बीटा लिख सकता हूँ, क्या इसको मैं कॉस गामा लिख सकता हूँ। तो देखो अगर मैं आपसे बोलूँगा अल्फा की वैल्यू निकालो यहाँ से क्या है, तो अल्फा बराबर होगा कॉस इनवर्स 1/। ऐसे में आपसे बोलूँ बीटा निकालो, क्या होगा 1/√3। ये क्या होगा कॉस इनवर्स 1/। तीनों बराबर आ रहे हैं, बस यही हमको प्रूव करना था। या फिर सबसे सिंपल कि इसको यूनिट वेक्टर बनाओ और यूनिट वेक्टर के वो क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइन, तो वो यही आएंगे 1/√3 1/√3 1/। अब यार ये जो क्वेश्चन है बकवास, मैंने तो प्रूफ भी बताया इसका इंट्रो पार्ट में, समझ गए। कह रहे फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। ये इनके पोजीशन वेक्टर ये हैं और रेशियो 2:1 दिया गया। अब एक चीज़ समझते जरा इसमें, चलो थोड़ा सा ध्यान से इससे देख लेंगे हम। पी एंड क्यू, मान लो पी पॉइंट हमारे पास ये है सर और क्यू पॉइंट्स ये, तो ओ से जब पी को मिला के जो पोजीशन वेक्टर मिला है उसका नाम है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस का के कैप, और क्यू को मिला के जो हमको पोजीशन वेक्टर मिला है वो है माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप। फिर कह रहे हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं, डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। पी से क्यू को हमने मिलाया, ठीक है, वेक्टर इस तरफ जाएगा। कह रहे हैं पी एंड क्यू विथ पोजीशन वेक्टर दिस रेशियो क्या है इसका 2:, आर वेक्टर मान लो यहाँ कहीं होगा, ये इसका नाम आर दो और ये हमारे पास आर वेक्टर है। कितने रेशियो में डिवाइड किया 2:1। अब इसमें यार एक चीज़ समझना है यहाँ पे आगाज, क्या कोई बच्चा कि सर हम यहाँ से लें 2:1 या फिर हम यहाँ से लें, तो कोशिश करो ऐसा एनसीईआरटी प्रूफ में भी दे, पी से ही लेना रेशियो पी से ही लेना। अगर आप नीचे लेते पी पॉइंट, क्यों बोला इन्होंने, बोला पी से क्यू, पी एंड क्यू, तो अगर आपने इसको 2 लिया इसको 1 लिया तो आंसर गलत आ जाएगा भैया। तो ये चीज़ दिमाग में लेके चलो, पी और आपको क्वेश्चन है पी पॉइंट ही मिलेगा, पी क्यू। अगर ऐसे मिलते हैं ए बी तो ए से लेना, सी डी सी से लेना, मतलब जो पहले आएगा उसको ही आप 2 लेंगे। ये गलती मत कर देना, बच्चे करते हैं इंटरनली। अब मैं लिखता हूँ डायरेक्ट फार्मूला, आपको शायद मैंने बताया था, क्या जो दूर होते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप प्लस का 1 इसका इस वाले के साथ अपॉन 1 + 2। बस अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो इसका माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 2k और आई कैप अपॉन 3। चलिए भैया, माइनस का 2i ये माइनस का i, 2j 4j प्लस का 2k अपॉन 3। तो ये हमारे पास ये ऐसा वेक्टर आ गया जो इसको 2:1 में करता है। एक्सटर्नली में कुछ नहीं करना है, ये m होता है और कुछ नहीं करना है। एक्सटर्नली में यहाँ केवल माइनस कर देना, बस इस जगह माइनस और इस जगह माइनस, बस और कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, माइनस कर देना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। चलो जी, कोई दिक्कत है बताओ ना, क्या आकाश हो जाएगा ना ये भैया, आप बताओ। सुधांशु ठीक, सिद्धार्थ सॉरी, चलिए आ जाए 16। देखो खैर ये सब 10th क्लास की हैं,
सब कुछ डायग्राम वही है, कह रहे हैं कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट, मतलब अभी जो आर है ना ये मिड पॉइंट है, अभी रेशियो क्या है 2 रेशियो, अब मिड पॉइंट है तो 2 रेशियो 2 ले लो, 1 रेशियो 1 ले लो, x रेशियो x, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में इसको अगर मैं डायग्राम के साथ समझाऊँ आपको, तो ये P पॉइंट ये रहा भैया 2 3 4, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो OP वेक्टर क्या होगा, मैं बताएंगे। OP वेक्टर का नाम बताओ। P पॉइंट ये है और मैंने इससे मिलाया तो ये पोजीशन वेक्टर होगा, इसको लिखेंगे कैसे, मतलब कंपोनेंट फॉर्म क्या होगी इसकी, ये तो पॉइंट हो गए, तो इसको क्या लिखेंगे 2i कैप, ये सबसे सिंपल चीज़ थी। और ये मान लो हमारे पास ये q है, तो ये 4 1 -2 क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस का j कैप और माइनस का 2 की, इससे इसको मिलाया। अब यहाँ पे रेशियो क्या है, ये r वेक्टर है, ये r पॉइंट है, कह रहे रेशियो क्या है इनका, इक्वल मिड पॉइंट है। अगर 1,1 लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, 2,2 3,3 और या x, कुछ भी ले लो तो इक्वल है, तो मैं 1,1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो r वेक्टर क्या होगा जी, 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई 4i और प्लस ये अपॉन 2, सॉल्व कर ले, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो चलो कर ही देते हैं। तो 4i 6i j 4j प्लस का अपॉन 2, तो 2 का डिवाइड सब में जा रहा है, तो 3i कैप 2j कैप प्लस का k कैप, कोई दिक्कत, तो बस ये हो गया हमारा। अब ये 3 क्वेश्चन अच्छे बचे हैं, अब जो ये तीनों ही क्वेश्चन बड़े प्यारे हैं। देखो ये कह रहे हैं सो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी विद द पोजीशन वेक्टर, इनके पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, तो कह रहे हैं रेस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी क्लियर इन्होंने लिखी है, इसको देखो पहले, इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझाने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया ए और एक पॉइंट ये ले लिया बी और एक पॉइंट ये ले लिया सी। तो कह रहे हैं ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमको दिया गया ये भैया ए वेक्टर, ठीक, और बी का जो पोजीशन वेक्टर है, चल बी को दूर ले लिया कोई दिक्कत नहीं, चलो ये बी वेक्टर है, और सी को जो ले लिया इसका क्या है, ये सी वेक्टर है, ठीक। इस तरीके इनके क्या पोजीशन वेक्टर दिए गए। फिर कह रहे हैं कि अगर इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करें, किसको, ए को, बी को और सी को, मतलब ए बी और सी, अगर आपने इनको ज्वाइन किया, ठीक, तो ये जो ट्रायंगल बना है ये क्या बना है हमारे पास, राइट एंगल। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही हम सुनते हैं दिमाग में एक थ्योरम आती है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम तब लगती है जब हमको लेंथ पता होती है। अब लेंथ हमें ए बी की लेंथ तो नहीं पता है, लेकिन ए वेक्टर पता है और बी वेक्टर पता है, तो हम क्या निकालेंगे, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर सुनो क्या होगा, लिख देता हूँ चलो मैं पहले। ए वेक्टर हमारे पास है 3i माइनस का 4j माइनस का 4k, और ये बी वेक्टर है 2i माइनस का, अब हमसे बोला गया है ए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। अब एक बात समझना सारे बच्चों लोग, क्या मैं ए वेक्टर अगर 3i माइनस 4j माइनस 4k है, तो क्या ए पॉइंट को क्या मैं 3 माइनस 4k माइनस 4 नहीं लिख सकता? पक्की बात है, लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके क्या डायरेक्शन रेशियोज हैं। चलिए जी, बी को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 -1 और 1, ऐसे ही मैं सी को लिख सकता हूँ 1 -1 और माइनस का 5 -3। चलो अब ए बी वेक्टर क्या होगा, एंड में क्या रहा बी, तो इससे इसको माइनस करो, 2 में से 3 माइनस हो तो माइनस का i कैप, ये माइनस प्लस का 4 में प्लस का 3j कैप, माइनस तो कर ही लेंगे ना हम लोग, 1 से इसको माइनस क्या ये ए बी वेक्टर हमको प्राप्त हो गया, लेकिन हमको चाहिए डिस्टेंस, मतलब मॉड्यूलस। क्या निकालेंगे इसका, अरे बताओ ना यार बात, मैग्नीट्यूड। हाँ तो मॉडुलस निकालेंगे तभी तो आएगा। तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 35 यूनिट्स। ऐसे ही निकालेंगे, बी सी वेक्टर निकालो। और चलिए जी, बी एंड में सी आ रहा है, इससे इसको माइनस करो तो माइनस का i कैप, अब इससे इसको माइनस करो माइनस का 2j कैप, और इससे इसको माइनस का 6k कैप। चलिए निकालो इसका मॉड्यूलस, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर बस इसका 36, तो अंडर रूट 41 यूनिट्स। चलिए अब निकालें। अच्छा एक बच्चा बोले सर ए सी वैक्टर निकालें या सी ए निकालें। भाई साहब ए सी का या सी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी निकाल दो यहाँ पे। ए सी, चलो ए सी, तो इससे इसको माइनस किया, माइनस का 2i कैप, -3 से गया तो प्लस का j कैप, और -5 से गया तो माइनस का
के कैप। चलिए भैया, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है सर, तो ये कितना आ गया हमारे पास √6। अब एक बात सुनो, इसका स्क्वायर इसका इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर आ रहा है, पक्की बात है यार। मैं आपसे बोलूं कि जो 20 मान लो ये इसको ऐसे छोड़ो, ए बी वेक्टर का जो मॉडुलस का स्क्वायर है और प्लस ए सी वेक्टर के जो मॉडुलस का स्क्वायर है, क्या वो बी सी वेक्टर के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर? हाँ जी बिल्कुल है। ये 25 हो गया, ये 6 हो गया और ये 41 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया जी? पक्की बात है। कहाँ 35। ठीक है, तो सुनो जरा, अब ये हो गया। अब हम अगर आप ये जानना चाहते हो कि सर 90 कहाँ पर है, तो बी सी बड़ा है, तो बी सी के सामने वाला, बी सी के सामने ये एंगल कितना होगा जी? 90 होगा। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में बड़ा मजा आता है, बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं इनमें। तो देखते हैं, हम कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हम बेसिक से लेके चलेंगे और समझना उसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पहली बात तो ये जान लो कि जो ये 4 कंडीशन थी उसमें ये पूछा है कौन सा सही नहीं है। पहले तो ये पढ़ो, इनकरेक्ट पूछा गया, उसमें करेक्ट नहीं पूछा गया, इनकरेक्ट। तो आपको एक सलाह देता हूँ, जब भी कभी, जैसे मैं ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हमारे सर ने बताई थी, वही मैं आपको बता रहा हूँ, फॉरवर्ड कर रहा हूँ। क्या कि जैसे कभी आपसे ये पूछा गया कि भारत कब आज़ाद हुआ, ठीक है, और उसके 4 ऑप्शन होंगे, तो आप ऑप्शन को मत देखो, आप अपना राइट आंसर जो आपको पता है आप उसको लिख लो, फिर चेक करो। क्यों? वहाँ पे डेट ऐसी होंगी 15 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, कन्फ्यूज़न। क्योंकि ये तो चलो सिंपल क्वेश्चन है, अगर कुछ थोड़े से आस पड़ोस होते हैं बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब इसमें ये सब कुछ दिया है, नहीं हमें देखना ही नहीं है, हमको क्या आता है हम उसको लिख लेंगे। ये कह रहे हैं ए बी वेक्टर इधर गया है, बी सी वेक्टर इधर गया है, ये इधर गया, तो हमको पक्का पता है कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर का जो सम है वो ए सी वेक्टर होगा, बात खत्म। ये हमको पता है। अब चेक करो, क्या कोई ऑप्शन में नहीं, हर जगह क्या है 0 0 है, तो हम एक काम करते हैं ए सी को इस तरफ लेके आते हैं, 0 हो जाएगा ये। चलो, तो ए बी प्लस बी सी वेक्टर माइनस का ए सी वेक्टर, ये एकदम सही है। ये क्या एकदम सही है, ये एकदम ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब चेक करो, हमसे बोला गया कौन सा सही नहीं है। अच्छा एक चीज़ और देखो जरा, क्या मैं माइनस ए सी वाले को थोड़ा गौर फरमाएंगे जरा, समझना, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, और क्या मैं इसको सी ए वेक्टर लिख सकता हूँ? भैया हमने पढ़ा है। क्यों? अगर कोई ए बी वेक्टर है उसका उल्टा होता है बी ए वेक्टर, लेकिन वो बराबर कब होंगे? जब माइनस लगा देंगे। तो माइनस बी ए वेक्टर को ए बी वेक्टर लिखेंगे, ऐसे ही माइनस ए सी वेक्टर को सी ए वेक्टर। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये ठीक है। हमको बताना कौन सा इनकरेक्ट है। चलो भैया आ जाओ, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, ये तो सही है, इसको नहीं लेंगे, ये गलत नहीं है, मतलब इसको हम नहीं ले रहे हैं, आंसर के लिए हम इसको नहीं ले रहे हैं। चलिए, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस सी ए वेक्टर, माइनस सी ए वेक्टर होना क्या चाहिए? माइनस सी ए। तो ये क्या है? लेकिन ये हो गया सही। अब नीचे मत जाओ देखना, बात ही खत्म कर, अब नीचे जाओ मत देखना, क्योंकि हमसे बोला गया इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताओ, आगे मत जाओ। सीधे रखा है अब भैया, हम नहीं जा रहे बुक में, हमें नहीं पता, ये एकदम सही। चलो अगर सी कर, हम सी को देखते हैं। भैया ये तो सी एकदम ठीक है, आपके सामने लिखा है सी, तो भाई साहब एकदम ठीक है, गलत कैसे हो जाएगा? तो ये मतलब ये वाला जो है, ये वाला इसका आंसर हो गया। इसीलिए मैंने कहा बुक में मत जाओ। अगर मान लो आपके दिमाग में आ रहा है कि सर सी उसमें दिया, तो खुद से भैया क्वेश्चन करो कैसे हो जाएगा, ये तो सही है, क्योंकि ए सी उधर जाएगा तो इस तरफ आएगा तो हो जाएगा ना। अरे छोड़ो यार उसको, बुक को इधर देखो, कोई दिक्कत है? हाँ, तो इसका बी हो गया। इसीलिए जैसे ही मुझको ये पता लगा इसका ये आंसर, नीचे मत जाओ वरना कंफ्यूज हो गए तुम फिर। चलिए अब यहाँ पे आ जाओ। अब इनके ऑप्शन मत देखो, पहले तो ये जानो कि भैया इनकरेक्ट हमको बताना, करेक्ट नहीं बताना। कह रहे हैं ए एंड बी आर 2 कोलिनियर वेक्टर। अगर 2 वेक्टर कोलिनियर होते हैं, इसकी 3 कंडीशन होती है, मैंने आपको बताया। मान लो ए वेक्टर ए है और बी वेक्टर है, ये कोलिनियर मतलब प्लस माइनस लैम्डा बी वेक्टर होता है, ठीक है। और किसी वेक्टर से, कोई ए वेक्टर है, समझ आ जा रहा भैया, अगर हमने तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उस वेक्टर का कोलिनियर होता है, ठीक। इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं आपस में? प्रोपोर्शनल। इनके जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल। इतना हमको पता है। अब आ जाइए, कह रहे हैं 2 वेक्टर कोलिनियर हैं, उसमें अब कौन सी कंडीशन गलत है? एक बी वेक्टर है और ए वेक्टर है, ए वेक्टर में किसी का हमने मल्टीप्लाई किया तो बी वेक्टर मिल गया, सही बात है, कोलिनियर होगा। जैसे कैसे, मैं समझा रहा हूँ कैसे। एक वेक्टर है, ए वेक्टर मान लो 2i कैप प्लस 4j कैप,
हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नया वेक्टर का नाम दे दिया बी वेक्टर, 4i कैप प्लस 4 2 j कैप, तो ये अभी भी कोलिनियर है। तो ये एकदम सही है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया इसके अकॉर्डिंग, क्यों हमको इनकरेक्ट बताना है। चलिए ए ये एकदम ठीक है, प्लस माइनस लैम्डा होगा यहाँ पे शायद, हैं रुक जाओ, मिसप्रिंट लैम्डा नहीं है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस तो डायरेक्शन बताता है, ये भी ठीक है, समझो मतलब प्लस माइनस डायरेक्शन ही तो बताता है। अगर एक वेक्टर सब ना जाए, एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप ये है, और एक वेक्टर हमको दे दिया माइनस का 2i कैप प्लस का सब कुछ सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है तो कोलिनियर, मतलब ये जा रहा होगा इस तरफ, ये जा रहा होगा इस तरफ, कोलिनियर का मतलब पैरेलल, क्या बात समझ आई। तो ये भी सही है, लेकिन हमारे लिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब आ जाओ इधर, कह रहे हैं द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे थोड़ा आर नॉट है, OMG ये क्या है यार, ये क्या गुंडा बनेंगे यार, ये इससे कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। ये देख लेता हूँ, हो सकता है भैया मेरी ही गलती हो गई हो। आर नॉट, चल देखो छोड़ो छोड़ो, इधर देखो भैया, अब समझना, ये कह रहे हैं कि इनके जो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं आर नॉट प्रोपोर्शनल। यहाँ पे इन्होंने एक मिस्टेक की, क्या किया, इन्होंने कंपोनेंट्स बोले रेस्पेक्टिव, इन्होंने ये तो बोला नहीं स्केलर या वेक्टर, क्योंकि कंपोनेंट्स तो दोनों होते हैं, वेक्टर भी होते हैं हमारे और स्केलर भी होते हैं। अब ये कौन से कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, इनको ये बताना था, तो हम ये मान के चलते हैं कुछ नहीं बोला गया है तो स्केलर। जैसे होता ना कि अगर कहीं लिखा है मीटर पर सेकंड, तो ये बताओ भैया ये आपकी वेक्टर है या स्केलर है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको स्केलर लेंगे, क्योंकि ये वेलोसिटी हम मान के चल रहे हैं स्केलर। स्केलर कंपोनेंट जो इसके होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, नहीं होते हैं, जबकि ये तो होते हैं। अच्छा, तो ये क्या हो गया हमारा कायदे में गलत, तो फिर इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, सही। अब आगे समझना, बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन एंड डिफरेंस। सही बात है, कोलिनियर का डायरेक्शन सेम होता है, अपोजिट भी हो सकता है, ऐसा नहीं, अगर जैसे मान लो ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, ये इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका ज़्यादा है, लेकिन डायरेक्शन सेम है तो कोलिनियर हैं। आप एक बात सुनो, ए और बी दो ऐसे वेक्टर हैं जिनका सेम डायरेक्शन है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है, कोलिनियर तो है ना वो, तो ये भी कंडीशन ठीक है, तो इसको हम क्या लेंगे, गलत। तो करेक्ट हो गया ये वाला। क्यों हो गया, इसका आंसर सुनो, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने रेस्पेक्टिव कंपोनेंट में स्केलर माना है, अगर हम दोनों मानते तो फिर ये भी सही हो जाता भाई उसके अकॉर्डिंग ना। तो ये इसका आंसर तो सी है भैया, और इसमें ये बी है। अब ये मेरी नॉलेज से है, उम्मीद करता हूँ यही इसका आंसर भी होगा, क्योंकि कोई ज़्यादा भयंकर लॉजिक नहीं है इसमें, हैं।